हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। रनिंग टॉपिक जो हमारा एल्गी ब्राइफाइट लाइकेन में पेपर में चल रहा है, रनिंग टॉपिक जो है कारा रिप्रोडक्टिव, उसके अंदर हमने पिछली सेगमेंट या क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर को समझ लिया है। बेसिकली तीन ही सेल्स उसके अंदर हमने देखी थी, सीड सेल्स, मैन्यूब्रियम सेल्स एंड कैपिटुलम सेल्स। ठीक है, और उन कैपिटुलम सेल्स से डेवलप हो रहे हैं एंथ्रीडियल हेयर्स, जिनसे डेवलप हो रहे हैं एंथोजोइड्स। अब हम इसके डेवलपमेंट को समझते हैं कि एक्चुअली में इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो डेवलपमेंट स्टेजेस की हम बात करें तो बेसिकली पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कारा के ये हो गया कारा का मेन एक्सिस। मेन एक्सिस में कौन सी? लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच में ये हो गई इसकी सेंट्रल सेल्स और ये हो गई इसकी पेरिफेरल सेल्स। ये हो गई पेरिफेरल सेल्स। उसी प्रकार से ये सेंट्रल सेल्स किसकी होगी? इंटरनोड की, और ये हो गई इसकी पेरिफेरल सेल्स। ठीक है, ये हो गया इंटर नोड रीजन, और इंटर नोड रीजन की ये तो हो गई सेंट्रल और ये होगी पेरिफेरल, परिधीय केंद्रीय। उसी प्रकार ये केंद्रीय और ये परिधीय कोशिका है। अगर हम इसको देखें तो ये परिधीय कोशिका की कौन सी है? एडेक्सियल सरफेस लोअर। अपर वाली को हम क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। इस लोअर सरफेस पे सबसे पहले जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? एंटीक्लिनल विभाजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ से आपको ये विभाजन एक तरीके से पैरी के समान दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में पैरी ना होकर कौन सा है? एंटी है, क्योंकि अगर हम इसको एडेक्सियल के रूप में समझे तो इस विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन रही है, एक और एक दो, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ बन गई। ये कोशिका जो है ये कोशिका कहलाती है एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल का मतलब हो गया पुनधानी आरंभिक कोशिका, वह कोशिका जिससे पुनधानी का विकास, विकसित और डेवलपमेंट जो है होना है। तो एकल कोशिका से ही तो हो रहा है, तो यही वो कोशिका है। ठीक है, अब फर्दर डेवलपमेंट स्टेजेस में अगर हम इसको आगे ले चलें तो अब इसमें वापस विभाजन होगा। तो इसी संरचना को मैं यहां इस तरीके से बना देता हूं। हेलो, ठीक है, तो ये कोशिका तो हो गई कौन सी? एंथ्रीडियल इनिशियल। हम मदर सेल भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में इनिशियल तो हो गया, दैट इज मदर सेल, मातृ कोशिका, जिससे इसका डेवलपमेंट होना है। तो यहां हुआ क्या? पहला विभाजन हुआ जिससे दो कोशिका बनी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, जिसको हमने नाम दे दिया एंथ्रीडियल सेल। अंदर वाली सेल को हमने नाम दे दिया एक तरीके से बेसल सेल। उस कोशिका में फिर विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप दो कोशिका बनी। इस कोशिका को हम नाम दे देते हैं बेसल सेल या पेडेंकल सेल।
हिंदी में इसको व्रंत भी बोल देते हैं। पेडेंकल का मतलब होता है व्रंत कोशिका। और जो सबसे अंदर कोशिका बनी है, तो आप देखिए 3 तरीके की कोशिका बनी, दैट इज आउटर, सबसे बाहर, ये हो गया इनर जो सबसे अंदर बनी थी, और ये हो गया मिडिल, एम से शो कर देता हूं। 3 कोशिकाएं बन गई यहाँ पे, इसी के अंदर 3 कोशिकाएं बन चुकी हैं, 1 2 और 3। तो सबसे अंदर जो कोशिका बनी वो वापस किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज नोडल सेल। वो किस में कन्वर्ट हो गई, नोडल में। तो नोडल से जो कोशिका ली थी एडेक्सियल सरफेस से, उसको पुनः एक कोशिका वापस लौटा दी गई है। अब हमारे पास में 2 कोशिका हो गई, एक कोशिका हो गई बाहर वाली जिसको हमने एंथ्रीडियल मदर सेल कह दिया, और एक कोशिका हो गई यहाँ पे बेसल सेल जिसको हम पेडेंकल सेल कह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रजातियाँ प्रोटेंडरस होती है। प्रोटेंडरस का मतलब पुंपूर्वी, जिसमें एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट और उनकी जो मैच्योरिटी है वो पहले होती है किससे, न्यूक्यूल से, फीमेल से। तो ऐसे में अब यहीं हल्का सा समझा देता हूँ जो कि बाद में भी काम आएगा। इसी में एक विभाजन होगा पेरिक्लिनल, जिसकी वजह से एक तरफ की कोशिका तो इसका पेडेंकल बनाएगी और दूसरी कोशिका जो है वो न्यूक्यूल का मदर सेल के रूप में परिलक्षित होगी। तो वो हम न्यूक्यूल समझेंगे जब वहाँ पे देख लेंगे। तो दैट इज एंथ्रीडियल मदर सेल। अब एंथ्रीडियल मदर सेल को हम आगे बढ़ाएं तो अब इसमें लगातार विभाजनों की तरफ हम चलते हैं। तो पहला विभाजन इसके अंदर हो रहा है कौन सा, एंटी। ये हो गई ऊपर वाली सेल और ये हो गई इसके नीचे वाली सेल जिसको हम पेडेंकल सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कोशिकाएं। अब इन्हीं 2 कोशिकाओं की बात करें तो एक्चुअली में ये 2 कोशिकाएं नहीं हैं, ये 4 सेल्स हैं। कैसे? जब आप इसी को ऊपर से देखते हैं, इस व्यू से देखेंगे टीएस के रूप में, तो आपको इसमें विभाजन, पहला विभाजन जो हमें दिख रहा है और ये दूसरा विभाजन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडली ही कितने विभाजन हो गए, 1 और उसी के 90 डिग्री पे दूसरा। तो टोटल यहाँ पे कोशिकाएं कितनी हो चुकी हैं, 4। क्लियर? अब इस विभाजन के बाद तो यहाँ पे लिख देते हैं डेवलपमेंट स्टेज में ताकि हमको समझ में आ जाए, अलग से मार्कर से लिख देते हैं। तो ये जो विभाजन हो रहे थे लगातार, ये 2 एंटीक्लिनल, ठीक है, और यहां जो विभाजन होंगे वो 2 90 डिग्री पे होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर। 2 डिवीजन, 2 कौन से, पेरिक्लिनल, एट 90 डिग्री ईच अदर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर कैसे विभाजन हुए, अनुदैर्ध्य। अभी तक जो विभाजन हो रहे थे अनुप्रस्थ, तो इसकी वजह से जो एपिक, ये जो मदर सेल है ये कितनी 4 कोशिकाओं में बन गई, लंबी संरचनाओं के रूप में ये डेवलप हो गई। ठीक है, अब ये हो गया, इसको डायग्राम से यूं दिखा देते हैं, ये आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसी कोशिका के अंदर विभाजन के फलस्वरूप जो 4 कोशिकाएं बनी थी उसमें अब ट्रांसवर्स विभाजन होगा इस डायरेक्शन में। कौन सा, एक एंटी क्लिनल, या जिसको हम ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ विभाजन। इस अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप आपको यहां एक्चुअली में तो 4 कोशिकाएं दिखाई देंगी,
4 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं और ये हो गई इसकी पेडेंकल सेल। ठीक है, और ये एक तरीके से कौन सी 8 सेल्स। कैसे, यहां पे कितनी सेल्स थी 4, इन 4 को हमने बीच में से और काट दिया तो 4 कोशिकाओं का सोपान बन गया ऊपर और 4 कोशिकाओं का सोपान बन गया नीचे। 4 4 कितनी कोशिकाएं हो गई 8। अब इसी के अंदर हम कौन सा विभाजन करेंगे, खड़ा, खड़ा वाला कौन सा, पेरिक्लिनल, लेकिन ऑब्लिक, ऑब्लिक एंड पेरिक्लिनल। ठीक है, और ये विभाजन, तो इसको समझने के लिए मैं यहां से इस टीएस के डायग्राम को समझा देता हूं। ये रहा, ये आपका विभाजन था। ठीक है, तो इसमें ऑब्लिक और वो भी वही पेरिक्लिनल, तो खड़ा ही है लेकिन एक दूसरे के कैसे हो गया, एंटी पैरेलल। मतलब यूं होने की जगह ये विभाजन कैसा हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस विभाजन के फलस्वरूप यहां पे 2 प्रकार की कोशिकाएं बट गई, एक कोशिका बाहर की ओर और एक कोशिका अंदर की ओर, एक कोशिका बाहर और एक कोशिका अंदर, और फिर एक और सेम विभाजन जिसकी वजह से 3 कोशिकाओं की परत बन गई है। तो टोटल कोशिकाएं कितनी है एक परत में, 8, 4 कोशिकाएं ऊपर 4 कोशिकाएं नीचे। अगर आप इसको बेसिकली समझे तो ये तो बहुत सिंपल संरचना है। एडवांस कैरेक्टर में जाएं तो आप देख सकते हैं, जैसे किसी भी चीज फल के रूप में आप देखें, जैसे एप्पल की अगर अपन कटिंग करें तो ये बीच की 4 कोशिकाएं हिस्सा किस में दिखा रहा है, एक तरीके से एक्सिस को दिखा रहा है जिसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, अगर अपन सीमांत या मैं क्या बोलते हैं एक्सियल प्रेजेंटेशन की बात करें, ये बीच की कोशिकाएं किसको दिखा रही हैं, एक तरीके से पल्प को, फल के गूदे को, और ये बाहर वाली जो लेयर है वो किसको दिखा रही है, भित्ति को, जो पेरिकार्प के रूप में पूरे फल को घेरे हुए रहती है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स के रूप में डिवाइड हो गई यहाँ पे यही सेल्स। तो इसको डायग्रामेटिकली तो इसमें पहला विभाजन कौन सा, ये वाला, जिससे 4 कोशिकाएं बन गई, और दूसरा फिर यही विभाजन जिसकी वजह से ये एक और विभाजन। ठीक है, अब अगर अपन यहां पे नाम दें तो स्थान की कमी, सबसे बाहर वाली कोशिका की हम बात करें तो ये वही कोशिका है जो यहां पे शील्ड के रूप में आ रही हैं। शील्ड सेल्स, और अगर आप ढंग से देखें तो इन कोशिकाओं की संख्या कितनी दिख रही है, 8, 1 2 3 4 और 4 पीछे 8, या ऊपरी एक सोपान जो है उसमें 4 कोशिकाएं, निचले सोपान में भी 4 कोशिकाएं। ठीक है, अंदर वाले की बात करें इसकी तो दीज आर, जो बीच की 8 कोशिकाएं बनते हैं स्तंभ के रूप में, दैट इज मैन्यूब्रियम। 8 सेल्स हैं, ये कौन सी, मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम सेल्स। सबसे भीतरी कोशिकाओं की अगर अपन बात करें तो वो हो गई प्राइमरी कैपिट्यूलम। तो कितनी, 8 ही ये कोशिकाएं, 8 प्राइमरी, PRI डॉट कर देता हूं, स्थान नहीं है, कैपिट्यूलम CAPITULUM सेल्स।
तो 8 केंद्रीय संरचनाएं बन गई कैपिट्यूलम के रूप में, 8 बन गई किसमें, मैन्यूब्रियम के रूप में, और 8 ही बन गई यहाँ पे शील्ड कोशिकाओं के रूप में। ये हो गया यूनिसेल्युलर पेडेंकल, और ये नोडल सेल है ही, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर चल रही है। नोडल सेल के डेवलपमेंट से पहले विभाजन, दूसरे विभाजन से एंथीडियल मदर सेल, एंथीडियल मदर सेल के अंदर प्रथम लंबवत, लेकिन 2 विभाजन एक दूसरे के 90 डिग्री पे, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनी हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं क्वाड्रेंट। इस अवस्था में फिर एक और अनुप्रस्थ विभाजन, जिसकी वजह से ऑक्टेंट अवस्था। तो हम ये दोनों नाम दे सकते हैं, दैट इज क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज को हम हिंदी में चतुष्क अवस्था लिख सकते हैं, दैट इज ऑक्टेंट स्टेज, ऑक्टेंट एंड क्वाड्रेंट स्टेज, ठीक है। इसमें लेयर्स बनी गई। ये हमें हटाना पड़ेगा, फिर वापस बना लेते हैं दोबारा। यहां बना लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला डायग्राम, ये दिख रहा होगा आपको ब्लू पेन से। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ज़्यादा डिटेल्स की हमको ज़रूरत नहीं है, बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। और ये यहाँ पे हो गया 5वां डायग्राम। 5वां डायग्राम को हम बनाएं तो अब ये जो कोशिकाएं हैं 8 की 8, ये कैसी हो गई, छत्र के समान, कॉनको कॉन्वेक्स ये बन गई। कॉनको कॉन्वेक्स क्यों कहा, अगर ये संरचना होती तो यहाँ ये बीच में से कैसी है, उत्तल, ये भी कैसी है, उत्तल, तो ये उत्तल लेंस हो गया। इस संरचना की हम बात करें तो ये हो गया अवतल, कॉनकेव, क्लियर है। लेकिन यहाँ इस संरचना की आप देखें तो ये एक तरफ से तो है उत्तल और दूसरी तरफ से ये है अवतल। एक तरफ से है उत्तल, दूसरी तरफ से हो गई अवतल। तो ऐसे में हम इसको बोलेंगे उत्तल अवतल संरचना, दैट इज कॉन को और कॉन केव, कॉन को कॉनकेव, उत्तल अवतल संरचना या उत्तलोत्तल भी बोल देते हैं इसको, उत्तल अवतल या उत्तलोत्तल, ठीक है, संरचना के रूप में डेवलप हो गई। तो ये एक्चुअली में कौन सी सेल है, अगर हम ढंग से देखें तो ये हो गई शील्ड सेल्स। जो यहाँ पे 8 कोशिकाएं थी सबसे बाह्य परत के रूप में, ये उत्तल अवतल संरचना के रूप में बदल गई है और दीज आर शील्ड, IELD, शील्ड सेल्स। अब जो अंदर वाली कोशिका है वो दीर्घित होकर कैसी बन जाती है, दंड रूपी या खंभ रूपी संरचना, और ये इसी से जुड़कर एक खंभ रूपी संरचना के रूप में डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी सेंट्रल वैक्यूल जो है वो कैसे हो जाती है, एनलार्ज, और उसमें जो जीव द्रव्य होता है वो परिधि की ओर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, दैट इज मैन्यूब्रियम, ठीक है। और तीसरी कैपिट्यूलम, ये रही इसके शीर्ष के ऊपर कैपिट्यूलम सेल, ठीक है। अब ये कैपिट्यूलम सेल क्या करती है, विभाजित होती है। तो विभाजित होने के फलस्वरूप ये सेल्स में डिवाइड करती है, दीज आर सेकेंडरी, और ये हो गया टर्सरी कभी कभी। तो हम यहां कह सकते हैं कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम सेल्स, जिसमें प्राइमरी तो था ही, प्राइमरी, सेकेंडरी
एंड टर्सरी TIRTORY टर्सरी का मतलब तृतीयक, विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कोशिका बनाती है। ठीक है, ये कंप्लीट। अब विभाजन अवस्था में ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं और उसी के साथ कभी कभी ये शील्ड कोशिका में भी सूडोसेप्टास बनते हैं, जिसकी वजह से ये अनेक त्रियक और कैसे अनुदैर्ध्य विभाजन दिखाती हैं, जिसकी वजह से शील्ड कोशिकाएं जो है बहुकोशिकीय संरचना के रूप में परिलक्षित हो जाती है। ठीक है, और आकार वृद्धि करते हैं तो इनके अंदर भी एक तरीके से जीवद्रव्य गाढ़ा लेकिन सिंपल सेल्स के रूप में है ये। अब ये जो कैपिटुलम सेल्स हैं, इनकी जो लेटेस्ट सेल्स बनी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है या प्राइमरी है, जो भी सबसे लेटेस्ट बनी है, वो पर्टिकुलर विभाजित होकर यहाँ पे हैप्लॉइड हेयर्स बनाती हैं। वैसे तो इनकी संख्या होती है 2 से 4 तक, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या जो है वो 7 तक 8 तक भी पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम इसको मानते हैं अर्धसूत्री विभाजन से ही गैमीट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री होगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही कैसे हैं, हैप्लॉइड्स हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये हैप्लॉइड एंथीडियल हेयर्स के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। और ये जो मैन्यूब्रियम के बीच में जो ल्यूमेंस बन रही है, उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये बन गए। अब यहाँ पे हमारे पास स्थान नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं दीज आर एंथ्रीडियल। तो ये निर्माण बाद में हो रहा है, पहले नहीं था। दीज आर फर्टाइल सेल्स, ये ससाइल, ये बंदे प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये कैपिटुलम सेल्स जो होती हैं वो प्रकार कैसा होता है, फर्टाइल, और उन्हीं से डेवलप होते हैं एंथ्रीडियल, ANTHERIDIAL, फिलामेंट्स या हेयर, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इस हेयर की प्रत्येक कोशिका जो है वो कहलाती है स्पोर मदर सेल। यहाँ पे हमने स्पोर इसलिए कह दिया क्योंकि इनका विभाजन से ये क्या बनाएंगे, एक तरीके से स्पोर का मतलब है गैमीट। ठीक है, और उस गैमीट के मदर सेल को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल, और इसको ही हम बोलते हैं फर्टाइल। ठीक है, और ये प्रत्येक कोशिका जो है मैच्योरिटी के साथ ये मेटामॉर्फोसिस कायांतरण द्वारा किस में रूपांतरित हो जाती है, एक तरीके से एंड्रोगोनियल सेल्स, वो एंथ्रीडियल सेल्स या मदर सेल्स में, और उसी में कायांतरण द्वारा एक किस में रिप्रेजेंट हो जाती है, उसमें एंड्रोजॉइड्स में। एंड्रोजॉइड की अगर अपन संरचना की बात करें तो ये हो गया सिंगल एंड्रोजॉइड, एक सर्पिल पतला छड़ाकार। ठीक है, जिसमें केवल केंद्रक है, कोशिका द्रव्य नहीं है। इसके अंदर जो है वो स्पष्ट कभी कभी आई स्पॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, एक तरीके से फोटो रिसेप्टिव के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। और इसके लिए अगर अपन कहें तो इसमें 1 तो है न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन इसके जीवद्रव्य की बात करें, क्योंकि इन्हीं के कायांतरण से बना है, तो इसमें एक है क्रोमेटोफोर। इसमें एक है क्रोमेटोफोर। उसके अलावा अगर अपन और इसकी बात करें तो इनके अंदर हैं 2 फ्लैजिला, 2 विप्लेस फ्लैजिला। विप्लेस नहीं लिख रहा हूं, 2 फ्लैजिला, प्लस इनकी मोटेलिटी के लिए, एनर्जी के लिए रिजर्व फूड, संचित भोज्य पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन फ्लैजिला की बात करें तो ये फ्लैजिला का जो रूपांतरण है ये जस्ट विमोचन से पहले होता है, उससे पहले नहीं होता। ये कोशिकाओं के अंदर जो है कुंडलित रूप में पाए जाते हैं। अब विमोचन की हम बात करें तो विमोचन एक अलग स्ट्रेटजी है। विषम परिस्थितियां बढ़ने पर शील्ड कोशिकाओं के बीच की जो आर्द्रता है वो खत्म हो जाती है, जिससे कोशिकाओं के बीच में तनाव होता है।
जिलेटिन आवरण का एक तरीके से अपघटन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सील्ड कोशिकाएं इनके बीच में क्या बन जाती हैं, सिल्ट। सिल्ट का मतलब दरारें, और इन्हीं दरारों में से जो हैं वो डेवलप्ड एंथोजॉइड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इन छिद्रों से धीरे धीरे विमोचित होने लगते हैं। इनका विमोचन प्रातःकाल होता है जल के अंदर, ठीक है, और जल के अंदर जो है ये तैरकर अपनी दूरी तय करते हैं, क्योंकि फ्लैजिला हैं तो आराम से तैर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है हमारा क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल। और ये अनेक संरचनाओं को जोड़ेंगे तो ये एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोब्यूल में। तो टोटल 8 कोशिकाएं मिलकर इस गोलाकार संरचना को बनाती हैं। ये न्यू टाइप की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे ओगोनियम। एक बार देख लीजिए इसको। ओगोनियम का डेवलपमेंट भी अगर अपन कहें तो वही सेम जो फर्टाइल लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच थी उसी की एडेक्सियल सरफेस पे ग्लोब्यूल के जस्ट नीचे वाली जो सेल है उससे हो रहा है, ठीक है। और इसके आकार की बात करें तो ये दीर्घ अंडाकार या दीर्घाकार संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है, वही नारंगी पीले, परिपक्व अवस्था में नारंगी पीले रंग की। बेसिकली इनमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, लेकिन कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स की उपस्थिति की वजह से इनका परिपक्व अवस्था में जो कलर है वो हमें नारंगी कलर का दिखाई देने लगता है। यंग अवस्था में तो ये भी ग्रीनी कलर के होते हैं, लेकिन परिपक्व अवस्था में ये हमें दिखाई देने लगते हैं नारंगी कलर के। तो हम पढ़ रहे हैं अब किसकी, न्यूक्यूल। न्यूक्यूल को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओगोनियम। ओगोनियम अंडधानी, जिसको हम यहाँ पे स्पेशली, सभी में नहीं, स्पेशली कारा में हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्यूल, NUCULE। और एक्चुअली में न्यूक्यूल जो है वो कारा में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप भूमिका निभाता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कारा में वो क्या कहलाता है, न्यूक्यूल कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉइंट स्ट्रक्चर।
दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोल। ठीक है, यहाँ अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बेसिकली दिखाई दे रहा होगा, एक इसी के अंदर थोड़ा सा इंटरनल डायग्राम के रूप में दिखा देते हैं। यूनिसेल्यूलर एक इनर चैम्बर के रूप में एनलार्ज कंडीशन में एक ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, एकल बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। नॉर्मली कारा की जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच है उसके नोडल सेक्शन के ऊपर इनका डेवलपमेंट ठीक है। मोनोसियस प्रजातियों की अगर अपन बात करें तो उनके ऊपर इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें लगी हुई दिखाई देती हैं। ये हो गए इसमें सिंपल वे में ही बना दिए। ये तो हो गया एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, ये कैपिटुलम सेल्स, दीज आर मैन्यूब्रियम, और ये हो गया सील्ड सेल्स। और इसी पे सेवरंत, एक कोशिकीय सेवरंत संरचना के ऊपर जो है वो डेवलप हो गया किसका, नुकुल। ठीक है, और ये इसके ऊपर हो गया कोरोना, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर ऑन ग्रोथ फर्टाइल लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। ठीक है, न्यूक्लियोल एंड ग्लोब्यूल। तो यहाँ पे अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई, ये हो गया मेन ग्लोब्यूल। सॉरी न्यूक्लियोल। न्यूक्लियोल की अगर अपन बात करें तो इसे हम बेसिकली 3 ही सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
पीली नारंगी रूप की संरचना है, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। मोनोइसियस के अंदर ग्लोब्यूल के ऊपर की ओर, और डायोसियस में स्वतंत्र फर्टाइल जो फिलामेंट है उसकी नोडल सेक्शन के ऊपर इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस सेक्शन की अगर अपन बात करें तो दैट इज कोरोना। कोरोना, ठीक है, कोरोना की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है क्राउन, CROWN। क्राउन का मतलब मुकुट, मुकुट के समान संरचनाएं बनाती हैं, और ये कितनी होती हैं? 5 सेल्स। ये हमें याद रखना है। जो ग्लोब्यूल हमने पढ़ा था उसमें कोशिकाओं की संख्या थी 8, यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या है 5। इन सेल्स की अगर अपन बात करें तो दीज आर ट्यूब सेल्स। ठीक है, ये 5 एक कोशिकीय संरचना है, लेकिन ट्यूब और इलोंगेटेड होकर ट्विस्टेड हो जाती हैं, जो संपूर्ण न्यूक्लियल या अंडाणु जो है उसके चारों तरफ लिपट जाती हैं ट्यूब के समान। तो यहाँ सर्पिलाकार क्रम में होने की वजह से हम इन्हें ट्यूब सेल्स या प्रोटेक्टिव सेल्स, प्रोटेक्टिव का मतलब हो गया रक्षी, और अगर आप चाहें तो इन्हें शील्ड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, आप चाहें जो नाम दे सकते हैं, रक्षी परत, शील्ड सेल्स या ट्यूब सेल्स। ट्यूब सेल्स तो इनकी बनावट की वजह से, और रक्षी और शील्ड जो है वो इनकी प्रोटेक्शन की वजह से। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एल्गीज की, तो कोई भी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर नहीं है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कारा का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दोनों के दोनों ये प्रोटेक्टिव लेयर्स या जैकेट के अंदर हैं, जो कि इनको ब्रायोफाइट से एक तरीके से समानता की ओर दर्शाता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस पूरी संरचना में जो सेंट्रल हम बात करें दैट इज एग सेल। ये हो गई अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रही, प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में एक कोशिकीय बड़ी अंडाकार या दीर्घाकार जो है वो एग सेल मिल रही है, जिसके अंदर हमें जो जीव द्रव्य केंद्रक जो संचित भोजन है सब कुछ जो है वो हम बाद में बात करेंगे संरचनात्मक रूप में, वो हमें यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ये हो गई इसकी स्टैक सेल, दैट इज स्टैक, एक कोशिकीय वृंत। हम यहाँ पे इसको पेडेंकल सेल भी कह सकते हैं, पेडेंकल या स्टैक, क्योंकि कारा के अधिकांशतः जो सदस्य हैं उनके ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल जो है वो एक कोशिकीय वृंत धारण करते हैं, या वृंत संरचना होती है, सेसाइल नहीं होती है। ये वृंत ही एक तरीके से संवहन में और एडेशन में, मतलब जो नोडल रीजन है उससे जोड़ने में सहायक होते हैं, अटैचमेंट में सहायक होते हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियल। अब न्यूक्लियल की अगर अपन अंदर की तरफ चलें तो न्यूक्लियल के अंदर में सेंट्रल में एक बड़ा केंद्रक, ठीक है, और ये संपूर्ण संरचना जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बाद में? एग में। जीव द्रव्य कैसा हो जाता है इसका? गाढ़ा। और जीव द्रव्य की हम अगर बात करें तो जीव द्रव्य के अंदर जो है वो क्रोमेटोफोर्स, पिगमेंट्स एंड रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो पाए जाते हैं, और आकार में ये क्या हो जाता है? बड़ा। ग्लोब्यूल में जो एंथोजॉइड्स हैं वो आकार में छोटे और मोटाइल। यहाँ अगर अपन बात करें तो इनका आकार बड़ा और ये नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला जैसी संरचना नहीं होती, और ये अपने स्थान पर ही फिक्स रहते हैं। फर्टिलाइजेशन में एंथोजॉइड्स इनके पास आते हैं, ये एंथोजॉइड्स के पास में मूव नहीं करते। डेवलपमेंट की बात करें तो ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियल। तो डेवलपमेंट स्टेज को यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन इसको मिटा देंगे। सेम जो हमने ग्लोब्यूल में पढ़ा था इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाइए, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो सबसे पहले इनका विभाजन हुआ कहाँ से? यहाँ पे विभाजन हुआ है, ये नोडल रीजन है, और ये नोडल रीजन की पेरिफेरल सेल्स है। ठीक है, और नोडल रीजन की पेरिफेरल सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं एडेक्सियल,
ADAXIAL, अडेक्सियल का मतलब लोअर, अडेक्सियल सरफेस या अडेक्सियल पेरिफेरल सेल। ठीक है, तो अडेक्सियल पेरिफेरल सेल जो है उसमें पहला एंटीक्लिनल विभाजन, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बन रही हैं, एक बाहर एक अंदर। बाहर वाली कोशिका को हमने नाम दे दिया था एंथ्रीडियल मदर सेल। ठीक है, वहीं या इनिशियल, एंथ्रीडियल इनिशियल। वहीं अंदर वाली कोशिका को हमने नाम दे दिया बेसल। ठीक है, अब इस बेसल कोशिका में फिर विभाजन हो रहे हैं, तो इस विभाजन की वजह से हमको यहाँ पे कितनी कोशिका मिल गई? एक, दैट इज एंथ्रीडियल इनिशियल, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये जो बेसल सेल थी, इसमें फिर एक और विभाजन हुआ, जिसकी वजह से ये जो कोशिका बन रही है बाहर की ओर, दैट इज उगोनियम या नुक्यूल। उगोनियम ही लिख देते हैं अभी इसी के रेफरेंस में, इनिशियल। इसको हम बोल देते हैं पेडेंकल, और ये अंदर जो है दैट इज नोडल सेल। ये नोडल सेल के रूप में ही वापस परिलक्षित हो जाती है। तो अब जो हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे उगोनियम का या न्यूक्यूल का, वो इस कोशिका से पढ़ेंगे। इस कोशिका में फर्दर डेवलपमेंट से हमको ये दिखाई देगा। आवाज़ आ रही है, मैं क्लास में हूँ अभी कैमरे। हाँ फिर बात करता हूँ। ठीक है, तो यस, तो इसी कोशिका से अब हम क्या कर रहे हैं, आगे फर्दर डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ये बेसिक था जो आपको मैंने समझा दिया, तो इसको भी हटा देते हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से कर लेते हैं। ये हो गई आर्च, वो न्यूक्लियल इनिशियल, और ये हो गई उसके नीचे की सेल, जिसे हम कौन सी सेल बोल रहे थे? नोडल सेल। नोडल सेल। और ये जो कोशिका थी ये कहला रही थी उगोनियम इनिशियल। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पे इसको न्यूक्यूल भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम कारा में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं। उगोनियम तो एक कॉमन नाम के रूप में हम यहाँ पे बार बार परिलक्षित कर रहे हैं। तो दैट इज उगोनियल इनिशियल सेल, और ये हो गया नोडल सेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सेल है उगोनियम सेल, इसमें पर्टिकुलर डिवीजन कौन सा? एंटीक्लिनल। मैं यहाँ पे ये वाला तीर का निशान बना देता हूं, जैसे बार बार हमको एंटीक्लिनल लिखना नहीं पड़ेगा। इस डिवीजन का मतलब है एंटी क्लिनल। एंटीक्लिनल, एंटीक्लिनल का मतलब हो गया अपनतिक विभाजन। ठीक है, जिसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और इस निशान का मतलब होता है पेरी, पेरिक्लिनल डिवीजन। इसका मतलब होता है परिंतिक, या हम इसको अनुदैर्ध्य के नाम से भी जानते हैं और इसको अनुप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसके अंदर विभाजन कौन सा हो रहा है? एंटीक्लिनल, जिसकी वजह से यहाँ पे अब हमको 3 सेल्स देखने को मिलेंगी। ये हो गई एक सेल, ये इसके नीचे की सेल, और ये इसके और नीचे की सेल। ठीक है, तो ऐसे में
ये तो रह गई। अब जो इनिशियल थी इसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोल, मदर सेल के रूप में, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं बेसल, बेसल नाम दे देते हैं, बेसल सेल, क्योंकि बीच में है। और सबसे अंदर वाली जो थी उसको हमने इसमें भी अलग कर दिया था, दैट इज नोडल। ये नोडल सेल है जो नोड की तरफ या पेरिफेरल सेल की तरफ गमन कर जाती है, ठीक है। बेसल नोडल, या हम इसे पेरिफेरल सेल्स भी कह देते हैं, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था, पेडेंकल, जो कि किससे जुड़ी हुई है, एंथीडियम या जो ग्लोब्यूल है उसकी संरचना से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन में हम यहाँ पे दो ही चीज़ दिखाएंगे जो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, केवल आपको वर्बली समझा देता हूँ कि जो न्यूक्लियोल मदर सेल है उसमें तो केवल इलोंगेशन होता है, डिवीजन नहीं होता है, केवल वो इलोंगेट होती है, धीरे आकार वृद्धि करती है, ठीक है। वहीं जो नीचे की तरफ बेसल सेल है या बेसल नोडल सेल के रूप में अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर दें तो ये जो बेसल नोडल सेल है इसके अंदर विभाजन होता है। और इस विभाजन को समझना कैसे, इस डायग्राम से समझा देता हूँ। आप ध्यान रखना, जो मेल है उसके अंदर हमने सदैव विभाजन ये दिखाया केंद्र की ओर होके, जो पेरिफेरल दिखाए थे, लेकिन फीमेल्स में कभी भी ये नहीं होते, ये कंप्लीट होते किसमें, मेल्स में, क्योंकि मेल्स में हमको एंथोजॉइड्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर अपन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये विभाजन इसलिए नहीं होता क्योंकि फीमेल्स के सभी केंद्रक अगर बने हुए भी होते हैं तो सारे के सारे पोषण देके नष्ट हो जाते हैं, केवल एक केंद्रक को डेवलप करते हैं, क्योंकि फीमेल में सदैव एक संख्या में, एक और आकार में बड़ा एग या ओव्यूम का डेवलपमेंट होता है, जबकि मेल्स में संख्या में अनेक एंथोजॉइड्स, छोटे और मोटाइल एंथोजॉइड्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये विभाजन नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पे वही पेरिक्लिनल विभाजन ही होंगे 5। लेकिन कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5। आप इस विभाजन को देख पाए तो इस विभाजन के फलस्वरूप आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और 5 कोशिकाओं के सोपान या लेयर्स हमको दिख रहे हैं बाहर परिधि की ओर, जबकि वहीं एक कोशिका हमको दिख रही है केंद्र की ओर, दैट इज सेंट्रल। इस कंसेप्ट को समझ गए तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जबकि हमने क्या किया था ग्लोब्यूल में, इस विभाजन के बाद फिर ऑब्लिक विभाजन किया था, ठीक है, त्रियक, जिसके फलस्वरूप हमको 3 लेयर्स मिली थी, लेकिन इसके अंदर केंद्र कट रहा है और केंद्र में हमको कितनी कोशिकाएं मिल रही है, 4। जबकि यहाँ पे हमने केंद्र को काटे बिना हमने क्या किया है, मतलब एक तरीके से त्रिज्या नहीं खींची है, त्रिज्या हो गई या डायमीटर हो गया जो केंद्र से होके गुजरती है, हमने परिधि से होके गुजरा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विभाजन है जिसके फलस्वरूप हमको 2 टाइप की सेल्स मिल रही हैं, एक केंद्र में और एक परिधि में। 5 विभाजन के फलस्वरूप 5 मिल रही है परिधीय और 1 मिल रही है केंद्रीय। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे वो इस डायग्राम को आप याद रखना। इस डायग्राम को भी बना देता हूँ मैं ऊपर की ओर, जिससे हमें बार बार दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, मैं ये बेसल सेल बना रहा हूँ, एग सेल नहीं बना रहा हूँ। एग सेल में मैंने कहा विभाजन नहीं होगा, एग सेल केवल और केवल क्या होगी, दीर्घित होती है। वहीं उसकी बेसल सेल में विभाजन हो रहा है, कौन सा, पेरिक्लिनल। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ पेरिक्लिनल के, और वो भी 5, लेकिन केंद्र को नहीं टच करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 4 और ये हो गया 5। तो ये हो गई 1 2 3 4 और 5, और एक कोशिका हो गई सेंट्रल इस विभाजन के फलस्वरूप। 5 परिधीय और 1 केंद्रीय।
तो यहाँ पे अगर अपन डायग्राम बनाएं तो इसको दीर्घित बना देते हैं। ये संरचना हो गई है दीर्घित। ये संरचना धीरे धीरे एलोंगेट होती जा रही है। ये इसमें बन गई केंद्रीय कोशिका, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ इसको घेरती हुई बन रही हैं परिधीय कोशिकाएं। धीरे धीरे ये भी अपना आकार बढ़ा रही हैं। तो 5 कोशिकाएं बनी थी ना, तो 5 में से हमें यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है? 2, एक सामने 3। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल सेल हमें दिखाई देगी ही नहीं। ये 5 कोशिकाएं इसको चारों तरफ से क्या कर रही हैं? घेर रही हैं, ठीक है। और ये हो गई नीचे की पेडेंकल सेल, दैट इज पेडेंकल सेल, ठीक है। इसको अगर आप समझ पा रहे हो तो दैट इज सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, ठीक है। ये 5 कौन सी हो गई? पेरिफेरल, परिधीय कोशिकाएं। 5 पेरिफेरल, पेरिफेरल सेल्स, परिधीय कोशिकाएं, ठीक है। 5 बन चुकी हैं। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसको हम नाम देंगे एग सेल, ठीक है। ये 5 कोशिकाएं हमारे पास लगातार बनती जा रही हैं। अब धीरे धीरे सेंट्रल सेल नहीं, लेकिन जो परिधीय कोशिकाएं हैं ये आकार में वृद्धि करेंगी। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब यहां पे बनाते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर में क्या होगा? ये बीच वाली सेल को भी इलोंगेटेड कर दीजिए। ठीक है, बीच वाली सेल को इलोंगेटेड कर दीजिए। और जो हमारी ये पेरिफेरल सेल्स थी उनको इसी के साथ क्या बोलते हैं? दीर्घित बनाइए। ठीक है, और ये आपस में ये जुड़ गई और ये हो गई हमारी पेडेंकल सेल और ये हो गया इसके नीचे नोडल। सेम वही डायग्राम है। इसी सेल्स को हमने और ज्यादा इलोंगेट किया है और इसने इतना ज्यादा इलोंगेटेड हो गई है कि ये चारों तरफ से क्या कर रही है? एग सेल को घेर रही है। ठीक है, एग सेल को चारों तरफ से क्या कर लिया? इसने घेर लिया। दैट इज पेरिफेरल सेल्स। ठीक है, और ये हो गया कौन सा? एग सेल। ये हो गई सेंट्रल और ये हो गई कौन सी? पेडेंकल। ठीक है, कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एग सेल में पर्टिकुलर कोई डेवलपमेंट नहीं है, केवल वो आकार में बड़ी हो रही है और अंडाकार हो रही है। लेकिन पेरिफेरल सेल के अंदर एक विभाजन होगा, तो 5 कोशिका में 5 विभाजन हो गया, मतलब एक कोशिका में एक विभाजन। कौन सा? एंटीक्लोनल, जिसकी वजह से 2 कोशिका, एक छोटी कोशिका ऊपर की ओर शीर्ष की ओर और बड़ी कोशिका जो है आधार की ओर डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहां पे और वहीं
ठीक है। और ये जो कोशिका यहाँ पे विभाजित हो रही है, ये सीड्स की और एक कोशिका का विभाजन हमने दिखा दिया। और ये हो गई इसके साथ ही सेल्स। ठीक है, ज्यादा शेडिंग और हम नहीं कर रहे हैं केवल। तो यहां अगर आप बात करें तो दीज आर कोरोना इनिशियल, ये है कोरोना इनिशियल। ये हो गई कौन सी? ट्यूब सेल्स। ये हो गई ट्यूब सेल्स। ये अंदर की तरफ विकसित हो गया पूरा का पूरा एग सेल। यहां पे ये हो गया इसका बेस, एग सेल का बेस, जिसको हम अब तक सेंट्रल सेल बोलते आए थे, दैट इज बेसल सेल। ये हो गया नीचे की तरफ पेडिकल, और सबसे नीचे तो नोडल है ही, नोडल सेल। ठीक है, कंप्लीट। अब फर्दर डेवलपमेंट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जो कोरोना इनिशियल्स हैं 5 और ये 6 नंबर। तो जो कोरोना इनिशियल सेल्स हैं वो छोटी लेकिन तिकोणी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी और ट्विस्टेड होकर ऊपर की तरफ क्या बना लेंगी? यहां पे कोरोना इनिशियल कोरोना सेल्स, दीज आर कोरोना सेल्स 5। ठीक है, और जो ट्यूब सेल्स थी जो कि इरेक्ट थी, वो धीरे धीरे जैसे लंबी होती जाएंगी वैसे वैसे क्या होती जाएंगी? हल्की हल्की ट्विस्टेड। ठीक है, तो वो ट्विस्टेड होकर चारों तरफ जो है 5 ट्यूब सेल्स की एक लेयर्स बनाएंगी। तो यहाँ अलग अलग सेल्स नहीं है, ये लंबी सेल्स है, 5 ही कोशिका है, एकल कोशिकाओं का ग्रुप है जो कि इस एग को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कन्वर्ट हो गई, ये बेसल सेल हो ही गई, और जो एग सेल है वो आकार में केंद्र में क्या हो जाती है? सुसंगठित पाई जाती है। तो ये डेवलपमेंट हो गया किसका? कंप्लीट ओगोनियम का, मतलब न्यूक्यूल का। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर जो है वो सिंपल फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है। और सिंपल फॉर्म में अगर अपन कहें तो प्रोटेंडरस है, पहले पुंपूर्वी, एंथोजॉइड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। एंथोजॉइड्स के डेवलपमेंट के बाद में क्या हो रहा है? वही जो सील्ड सेल्स हैं उनके बीच में सिल्ट की वजह से एंथोजॉइड्स से विमोचित हो रहे हैं। उसी वक्त जो है एग वो भी क्या हो जाती है? एक तरीके से मैच्योर। तो यहाँ पे एक मुख्य घटना घटती है, दैट इज जिलेटिनेशन, जिलेटिनीकरण। ये जिलेटिनीकरण क्या होता है कि इसके अंदर का जो म्यूसिलेज है वो इस वक्त परिपक्व अवस्था में जल अवशोषित करता है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर लगता है, और इस प्रेशर ओव्यूल सेल के जीवद्रव्य में के बाहर, ओव्यूल सेल के जीवद्रव्य के बाहर सीड्स पर, इस प्रेशर की वजह से जो सील्ड सेल्स हैं या जो ट्यूब सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? खिंचाव महसूस करती हैं, और उनके खिंचाव की वजह से उनके बीच की जो लिगामेंट्स हैं या जो क्या बोलते हैं सिल्ट्स हैं वो क्या हो जाती है? ओपन, और इनके अंदर सीड्स कोरोना भाग में क्या दिखाई देने लगती हैं? दरारें दिखाई देने लगती हैं। यही भाग क्या कहलाता है? रिसेप्टिव कहलाता है। क्लियर है? एंथोजॉइड्स इसी जिलेटिन को एक तरीके से कीमोटैक्टिकली और हाइड्रोटैक्टिकली, मतलब रसायनुचलन और जलानुचलन के रूप में क्या बोलते हैं? आकर्षित होकर इसकी तरफ क्या होते हैं? आते हैं तैरते हुए, और तैरते हुए आके इन सिल्ट से कहाँ जाते हैं? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस में जैसे माइक्रोपाइल शब्द की हम यूज में लेते हैं इनटू द एंजियोस्पर्म्स, उसी प्रकार से लोअर क्रिप्टोगैम्स में अगर एग्स की बात करें तो इसमें भी एक रिसेप्टिव पॉइंट होता है, जिसे हम रिसेप्टिव पॉइंट या ग्राही बिंदु के नाम से जानते हैं। यही ग्राही बिंदु जो है वो क्या होता है?
पुमणुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। पुमणु इसी के माध्यम से जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर प्रवेश करवाते हैं, और जो ही कोई पुमणु जो है इस रिसेप्टिव से जुड़ता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को डिस्चार्ज कर देता है। उसके डिस्चार्जन की वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ प्रवेश करके और फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कौन सा हो गया, ऊगैमस टाइप का, क्योंकि इसके अंदर एक चल बीजाणु है और एक अचल एग है, स्पेशल एग है, गैमेट्स का फॉर्म बन रहा है, इसलिए अंड युग्मक, क्योंकि अंड में युग्मन होना है यहाँ पे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है निषेचन, दैट इज ऊगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद बनता है जायगोट। जायगोट तुरंत अपने चारों तरफ 2 या 3 लेयर्स का आवरण बना के बना लेता है oospore। और oospore जो है तो एक तरीके से ये कंप्लीट संरचना जो है वो किस में चली जाती है, oospore में कन्वर्ट हो जाती है। हो गया। अब oospore में कन्वर्ट होने के बाद अब हमारा पॉइंट आता है जर्मिनेशन का। कभी कभी पूछ लिया जाता है जर्मिनेशन के लिए। तो जर्मिनेशन की अगर अपन बात करें तो oospore जो है वो हमारा कैसा हो चुका है अब 2n, जबकि पेरेंट्स कैसे थे n। तो यहां पे सबसे पहले जर्मिनेशन से पहले अर्धसूत्री विभाजन का होना आवश्यक है। एक बार इसको देख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। मिटा देता हूं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब आते हैं हम जर्मिनेशन पे। तो जर्मिनेशन पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, जर्मिनेशन में जो oospore था मोटी भित्ति युक्त, तो जर्मिनेशन हमेशा कब होगा, इन द फेवरेबल कंडीशन। into the favorable condition। और फेवरेबल कंडीशंस में क्या हो रहा है, यहां पे जो विभाजन है कैसा, फर्स्ट इज मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। कारण क्योंकि जो जाइगोट है या oospore वो कैसा है 2n, जाइगोट कैसा है 2n। और ऐसे में पेरेंट्स जो है वो कैसे हैं, गैमेटोफाइट, उनके अंदर 2n नहीं है। तो ऐसे में अगर हम यहां पे बात करें दैट इज ट्रिपल लेयर oospore। ठीक है, पहला विभाजन कौन सा, मियोसिस। और मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप 1, 2, 3 और 4 केंद्रक। ठीक है, जल अवशोषित करके आउटर लेयर जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक। और आउटर लेयर के ब्रेक के बाद में यहाँ पे एक गुम्दाकार विशेष संरचना जो है ऊपर से परिलक्षित होती है। और एक केंद्रक कहाँ चले जाता है, उस गुम्दाकार संरचना के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से लेंटिकुलर सेल। लेंटिकुलर का मतलब एक्चुअली में कोई नाम नहीं है। लेंटिकुलर का मतलब होता है जैसे गुम्दाकार या मसूराकार उभरी हुई संरचना, पेपलिया के समान।
लेंटिक्यूलर। इस लेंटिकुलर सेल के अंदर जो है वो एक त्रियक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक यहां पे बनती है प्रोटोनीमल सेल्स, ठीक है, दो केंद्रक, और ये वाले केंद्रक धीरे धीरे लुप्त, दैट इज प्रोटोनीमल सेल। और इसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज राइजोइडियल। राइजोइडियल सेल और प्रोटोनीमल सेल। अब जो ही इसका विमोचन होता है तो राइजोइडियल सेल्स जो है वो डेवलप करती है एक तरीके से राइजोइड्स को, और राइजोइड्स के जस्ट ऊपर जो है प्रोटोनीमल सेल्स जो हैं वो डेवलप करती हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा मतलब प्रांकोटाइप, और ये डिवाइड हो जाती है किसमें, नोड इंटरनोड सेक्शंस में। और जो सबसे लोअर नोडल रीजन होता है उससे बहुकोशिक शाखित क्या निकलते हैं, राइजोइड्स। और अपर जो है उसके नोडल रीजन्स पे से क्या डेवलप होती हैं, ग्रोथ ब्रांचेज स्टेप्यूल्स, ठीक है। और धीरे धीरे ये पूरे के पूरे पादप को क्या कर ले, ये उल्टा हो गया, दैट इज नॉट सेकेंडरी, गड़बड़ होगी, दैट इज प्राइमरी, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर क्या होता है, ये डेवलप हो गया, दैट इज राइजोइड्स एंड दैट इज इरेक्ट ब्रांच या फिलामेंट, जो कि नोड इंटरनोड सेक्शन में। तो ये हो गया हमारा संतति, एक तरीके से कारा पादप। तो ये जर्मिनेशन प्रोसेस है, बस इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास की हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ में लाइफ साइकिल ऑफ कारा। ये हटा देते हैं।